अस्सलाम दोस्तों, सेट भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद जनाब। एक मरतबा फिर कुदरत ने मौका दे दिया है अपनी गलतियां सुधारने का भी और दुरुस्त ट्रैक पर आने का। लेकिन ये मौका अब इस वक्त नाउ और नेवर यानी अब या कभी नहीं की अमली तफसीर बन चुका है। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसे क्रॉस रोड पर आ गए हैं, एक ऐसे दोराहे पर आ गए हैं जहां पर हमें मिन हैसुल कौम इस बात का फैसला करना है कि क्या हमने वाकईतन दुनिया में अक़वाम आलम के दरमियान एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करना है, या हमने ये कासा गदाई ये कशकोल पकड़कर दर दर जाकर पैसों की भीख मांगनी है। क्योंकि ये मेरे नज़दीक ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और अगर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी निकल गई, हमने वैसे ही इखलाकी दिवालियापन या घटियापन का सबूत दिया, तो फिर हमारे लिए कोई मुकाम बाकी नहीं बचेगा। मेरे नज़दीक इस वक्त बॉल आ गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के कोर्ट में, और इस मौके से फ़ायदा उठाकर जनरल आसिम मुनीर साहब को एक जानिब तो अपनी गलतियों का या पाकिस्तान की गलतियों का की इस्लाह भी करनी है, और इसके साथ साथ उनको मौका मिला है कि वो इस वक्त दुनिया में आने वाली इस इकोनॉमिक स्विंग का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि पाकिस्तान को भी इस इकोनॉमिक स्विंग का हिस्सा बनाए और पाकिस्तान को उस मुकाम पर लेके जाने की बुनियाद रखें जिसकी बिना पर हम अक़वाम आलम के दरमियान एक पायदार और बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये मौका अगर गुजर गया तो फिर ये जो नरगिस है ये हज़ारों साल ही रोती रहेगी और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे पास वाक़ईतन फिर नरगिस ही रह जाएगी, फिर नरगिस ही देखेंगे, नरगिस ही सुनेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी बाकी नहीं बचेगी। लेकिन अगर आसिम मुनीर साहब ने दुरुस्त फैसले किए, टाइम के मुताबिक सही मानों में एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया, तो पाकिस्तान के लिए वो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ अहम डेवलपमेंट्स कर जाएंगे, बल्कि तारीख़ में भी अपने आप को ज़िंदा रख सकेंगे। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इस वक्त ये नाउ एंड नेवर यानी अब या कभी नहीं की सूरत क्यों डेवलप आई, और सवाल ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस मौके से कैसे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसी कौन सी लास्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा कौन सा आखिरी मौका है जो इस वक्त अगर गुजर गया तो फिर इस अगली अपॉर्चुनिटी के लिए हमें पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि कुदरत हर रोज़ मौका नहीं दिया करती। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि हमारे जो सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं वो इस वक्त दुनिया में होने वाली डेवलपमेंट से अपने आप को किसी हद तक लाताल्लुक़ रखने की कोशिश करते हैं, और उनकी ये लाताल्लुक़ी बाज़ मरतबा बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल को जन्म देती है। मिसाल देता हूँ आपको, G20 का इजलास हो रहा और इंडिया के अंदर इजलास हुआ, मोदी साहब ने इस इजलास की मेज़बानी की, और दुनिया भर का मीडिया बशमूल पाकिस्तान का मीडिया इस बात की कवरेज करता रहा कि जनाब प्रेसिडेंट शी चाइना के नहीं आए, जनाब वो जो है यहाँ पर स्पेन का प्रेसिडेंट नहीं आया, यहाँ पर जनाब फलां मुल्क का जो है वो वज़ीर आज़म नहीं आया। कतई नज़र इस बात पर गौर करने के कि ये जो G20 का इजलास है ये क्यों हो रहा है। और अगर मैं आपको इस G20 के अंदर ये बात बावर कराने की कोशिश करूं कि इसी G20 की मीटिंग के अंदर ही पाकिस्तान के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो आप कहेंगे ये तो अहमक हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी G20 की मीटिंग में ही पाकिस्तान के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, UAE ने पाकिस्तान में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसके साथ साथ कुछ और दोस्त ममालिक ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उनका ये कहना कतई तौर पर गलत नहीं है। ऑल्दो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इस बात पर चर्चे हो रहे हैं कि जनाब हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हमें तो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। कल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए, और पूरी दुनिया में इस वाक़े को बहुत ही ज़्यादा कवरेज मिली। सऊदी अरेबिया की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, अरेबिया न्यूज़ उसमें और इंडिपेंडेंट में और दीगर वेबसाइट्स पर दुनिया भर के अहम तरीन नशरियाती इदारों में ये ख़बर शाया हुई कि सऊदी अरब का इंडिया, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी का ऐलान किया गया है, और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मुफाहमत की याददाश्त पर
दस्तखत कर दिए गए हैं। और इस एग्रीमेंट के मौके पर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि इस मंसूबे का मकसद इक्तिसादी राब्ते बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को बेहतर और अपग्रेड करना और शरीक फरीकों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देना है। इस मुआहदे के तहत ये जो शरीक ममालिक होंगे उसमें जो रेल नेटवर्क्स हैं, जो रोड नेटवर्क्स हैं, वो डेवलप किए जाएंगे और ट्रेड फैसिलिटेशन की जाएगी एक से दूसरे मुल्क के दरमियान। और उसके लिए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये मंसूबा रेल बंदरगाहों को जोड़ने और सामान और ख़िदमात की तरसील में इजाफे समेत बुनियादी ढांचे की बेहतरी और अपग्रेडेशन में किरदार अदा करेगा। इस तरह शरीक फरीकैन के माबैन तिजारतों में इजाफा होगा। ये बेहतरीन कारकर्दगी, काबिल एतमाद सरहद पर डाटा ट्रांसमिशन केबल्स समेत बिजली और हाइड्रोजन की बरामद और दरामद के लिए पाइपलाइनों को भी वसअत देगा ताकि आलमी तवानाई की फराहमी की हिफाजत को बेहतर बनाया जा सके। आप कहेंगे जनाब इसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र कैसे है? सऊदी अरेबिया और इंडिया इन दोनों के दरमियान बराह रास्त कोई सड़क नहीं गुजरती जो है मुंबई को या दिल्ली को रियाज के साथ जोड़े। हाँ, समुद्री राब्ता मौजूद है और इस समुद्री राब्ते के ज़रिए ही इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान ट्रेड होती है। बाय रोड इस वक्त मुंबई से सऊदी अरेबिया यानी रियाज का जो टोटल सफ़र है वो तकरीबन 6129 किलोमीटर है, 6129 किलोमीटर। और ये मैप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैप आपको बताता है कि पाकिस्तान के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मौजूद है, क्योंकि आप जिस मर्जी रूट से चले जाएं, आपको इंडिया से सामान तजारत को सऊदी अरेबिया भिजवाने के लिए हर हाल में पाकिस्तान से गुजरना ही पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान से गुजरेंगे नहीं, ये माल जो है वो गवादर पोर्ट तक नहीं आएगा और गवादर पोर्ट से ये लोड नहीं होगा तो ये नहीं पहुंचेगा। दूसरा, इसके लिए जो रोड नेटवर्क है प्रॉपर वो यही है कि इंडिया से जो है अमृतसर से लाहौर और यहाँ से सामान आगे गुजरता हुआ जनाब ईरान के बॉर्डर तक जाए, ईरान के अंदर दाखिल हो तफ्तान बॉर्डर से, और उसके बाद इसी रूट पर चलते हुए ईरान से सामान जो है वो इराक जाए और इराक से सऊदी अरेबिया मुंतकिल हो जाए। और इसके नतीजे में पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं इस रोड नेटवर्क से फैज़याब होंगे और कम अज़ कम इन ममालिक की जो इकॉनमी है उसकी सिचुएशन बेहतर होगी। और यही वो स्विंग है जिसका हिस्सा बनना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता यहाँ पर जो बहस है वो इस बात पर नहीं हो रही कि जनाब हमने इस मंसूबे के अंदर शामिल कैसे होना है। देखें, ये बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ गलतियों की इस्लाह की, यही वो मौका है जहाँ पर आकर हमने अपनी गलतियों की इस्लाह करनी है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो बंद है और जब से इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था और उसके नतीजे में जो एक बालाकोट वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का जो नेक्स्ट लेवल है वो आ गया और उसके बाद से लेकर अब तक सफारती ताल्लुकात भी दोनों ममालिक के दरमियान नॉर्मल नहीं हो सके, जबकि यहाँ पर हाई कमिश्नर की बजाय जो इसका जो सफारती स्टेटस है इसको भी कम करके चार्ज दी अफेयर्स यानी नाज़मुल अमूर तक महदूद कर दिया गया। ट्रेड ना होने की वजह से जो और इख्तलाफात में शिद्दत होने की वजह से जो रिलेशंस हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो तनाव आया, हत्ता कि अब क्रिकेट टीमें भी बराह रास्त एक दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ मैच खेलने से गुरेज करी होती हैं। तो इस लेवल पर आ गया सिचुएशन। ये जो मौका है इसमें हमें इस्लाह करनी है। जनरल आसिम मुनीर साहब इस हवाले से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो अब अमन की बात करें, तिजारत की बात करें और यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटेशन हो जाए जहाँ पर जो इख्तलाफी अमूर हैं, जो तनाज़ात हैं
उनके ऊपर भी ग्रेजुअली जो प्रोसेस है वो जारी हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ज़माने अमन की कैफियत है वो डेवलप होगी, तभी पाकिस्तान इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर हिस्सा डालकर अपने लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकेगा। सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस वजह से करनी है कि यहाँ पर उनके मुफादात जुड़ रहे हैं। अगर इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो इक़्तिसादी राहदारी है, ये पाए तकमील तक पहुंच जाती है, जो तकरीबन 250 से पौने 300 अरब डॉलर का मंसूबा है, तकरीबन 250 से पौने 300 अरब, और हमारे पास आ रहे हैं इब्तदाई तौर पर इसके 25 बिलियन डॉलर सिर्फ सऊदी अरेबिया से। अगर इस मंसूबे में यूएई और खलीज के दीगर ममालिक शामिल हो जाएं, कतर शामिल हो जाए, ओमान शामिल हो जाए, मस्कत शामिल हो जाए, तो ये सिचुएशन, बहरीन शामिल हो जाए, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा बदल सकती है। और पाकिस्तान वाक़यातन एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर इन तमाम ममालिक तक रसाई के लिए पाकिस्तान से गुजर कर जाना पड़ेगा, और सेंट्रल एशिया इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अमन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मजहबी मुनाफरत ना हो, उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर खींचा तानी ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इक़्तिदार के भूखे जो हैं वो इक़्तिदार की बोटी के लिए एक दूसरे के जो है वो चीथड़े ना हो रहे, दूसरे गटियान होना पै रहे हों। इस तरह की जब तक ये सिचुएशन नहीं होगी, यहाँ पर सूरत हाल मामूल पर नहीं आएगी, तब तक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे। मैं यहाँ पर आपको याद दिलाता चलूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक से ज़ायद मरतबा कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के इस मसाइल का हल भी तलाश करे, मदद भी करे, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रैक टू डिप्लोमेसीज़ के लिए भी दुबई ने और यूएई गवर्नमेंट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस मर्तबा भी यूएई गवर्नमेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार है, और इस मर्तबा चूँकि ख़ुद उनके भी जो तजारती मफादात हैं वो जुड़ने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ, तो उनकी कोशिश है कि दो न्यूक्लियर ममालिक जिनकी तवील तरीन सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो किसी ऐसे तनाज़े में ना उलझें जिसकी वजह से ये जो ख्वाब है रीजनल तरक्की का, ये ख्वाब जो है वो पाए तकमील तक ना पहुँचे। क्योंकि ये जो नेटवर्क है जिसका एमओयू साइन किया गया है, ये महज इंडिया से सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया से इंडिया तक का रूट नहीं है, बल्कि उसके बाद सऊदी अरेबिया से इस रूट ने आगे बढ़ते हुए अमेरिका तक जाना है। हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि जनाब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान क्यों नहीं आए, उनका यहाँ पर स्टॉप ओवर होना चाहिए था, उनको यहाँ पर आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करनी चाहिए थी, उन्हें यहाँ पर आकर अनवालुर काकड़ के साथ बैठकर चाय पीनी चाहिए थी। भाई दुनिया इस वक्त बहुत आगे की सोच रही है, हम यहां पर एक फोटो सेशन, एक तस्वीर के या ऑप्टिक्स के पीछे पड़े हुए हैं। हमने इस वक्त ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है, हमें इस वक्त लॉजिकल ग्राउंड्स पर लॉजिकल रीजनिंग के साथ रैशनल थिंकिंग को अपनाए बगैर आगे बढ़ने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम मंतक पर मबनी फैसले करें, हकीकत की ऐनक से मसाइल को देखें और इखलास के साथ इन मसाइल के हल करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में, एक बावकार अंदाज में अगर दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो फिर उसको सबसे पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफरत है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो नफ़रत के जज्बात भड़क रहे हैं, इन नफ़रत के जज्बात को ख़त्म करना पड़ेगा। एक मुतदिल और एतदाल पसंद पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, एक ऐसा पाकिस्तान बनाना पड़ेगा जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ साथ अपनी माशरती इक़दार की पैरवी करें। एक ऐसा मुल्क बनाना पड़ेगा जहाँ पर इक़्तिसादी तरक्की के लिए गले काटने की रविश को ख़त्म करना पड़ेगा, अगवा बराए तवान की मईशत को जो है वो झुटलाना पड़ेगा, स्मगलिंग की मईशत का गला काटना पड़ेगा, उसके बगैर ये मईशत नहीं चल सकेगी। उसके साथ साथ हर एक बंदे को टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा, अपने आप को डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा, तभी हम सिस्टम के अंदर ना सिर्फ आ सकेंगे और इस सिस्टम का फ़ायदा उठा सकेंगे। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी निकल गई हमारे अपने रवैयों की वजह से, हमारी अपनी शिद्दत पसंदियों की वजह से, हमारे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से। तो फिर आप याद रखिएगा, ये बात आप नोट कर लें कि फिर उसके बाद
ہمارے پاس ایک جسے ہم کہتے ہیں نا، پرویز مشرف صاحب آپ کو یاد ہوں گے جس وقت 9/11 ہوا تھا تو امریکی وزیر خارجہ تھے اس وقت، نائب وزیر خارجہ شاید ان کا نام تھا رچرڈ آرمٹیچ. انہوں نے پرویز مشرف کو فون کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں واپس لے جائیں گے. اور جو سٹون ایج ہے وہ ہمارے لیے اس وقت کچھ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بجلی جہاں پر ہم یہ اس کا فیض یاب ہو رہے ہیں، یہ بجلی نہیں رہے گی، یہ گیس نہیں رہے گی، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہوں گے. ہمارے پاس جتنی بڑی آبادی ہے اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، جتنے مافیاز ہیں اتنا زیادہ جو طاقتور اور کچھ نہیں ہے. ہمیں ان طاقتوروں کی اس کارٹلائزیشن کو توڑنے کے لیے ہم نے ایک ایسی سمت اپنانا پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اپرچونٹی گزر گئی تو عاصم منیر صاحب کے پاس بھی یقینی طور پر صرف افسوس رہ جائے گا. ادروائز اگر وہ اس موقع سے صحیح معنوں میں صحیح فیصلے کر کے پاکستان سے انتہا پسندی، دہشت گردی، مذہبی منافرت، سیاسی تناؤ، یہ تمام چیزوں کو ختم کر سکیں تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید وہ ایک کمال آتا ترک ہی ثابت ہو جائیں یا اس سے بڑھ کر بھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.